our next chapter, which is एडवेंचर्स इन एंटार्क्टिका. ओके, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं. तो हमारा जो पहला MCQ था वो क्या था कि इट वॉज अ मोस्ट अनयूजुअल दिसंबर फॉर द 2 चिल्ड्रन बिकॉज. अभी आपको ये बताना है कि मतलब उनके लिए सबसे ज़्यादा अनयूजुअल दिसंबर क्यों था. तो आप इसका आंसर लगाओगे, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, आप इसका आंसर लगाओगे बी. ठीक है, आप इसका बी आंसर ए आंसर लगाओगे, विच इज़ दैट इट वॉज हॉट एंड सनी क्रिसमस इन द साउदर्न हेमस्फीयर. बट मेनली क्या होता है, जो मतलब टेम्परेचर होता है उनके यहाँ पे वो क्या होता है, ज़्यादातर ठंडा रहता है. ठीक है, तो ये वाला जो क्रिसमस था उनके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल था. अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, विच इज़ दैट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द आवर क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट वाज द सुपर सरप्राइज दैट ग्रीटेड इन ऑन द क्रिसमस डे. कि उनके मतलब ऐसा क्या सरप्राइज मिला जो उन्हें क्रिसमस डे पे मिला. ठीक है, उनको ऐसा कौन सा सुपर सरप्राइज मिला क्रिसमस डे पे. ठीक है, तो आप लोग इसका लिखोगे कि व्हेन द चिल्ड्रन गेम इनटू द लिविंग रूम दे स्पॉटेड द क्रिसमस ट्री एंड इट वाज डेकोरेटेड विद ब्राइट बंटिंग, शाइनी कलर्ड बॉल्स एंड ट्विंकलिंग लाइट्स, बट समथिंग वाज मिसिंग. तो जब मतलब चिल्ड्रंस अपने लिविंग रूम में आए, लिविंग रूम मतलब जो बीच में होता है ना, घर के बिल्कुल बीच में लिविंग रूम होता है, जहाँ पे उन्होंने अपना क्रिसमस ट्री प्लांट किया था, जहाँ पे क्या था वो पूरा मतलब डेकोरेटेड किया हुआ था शाइनी कलर्ड बॉल्स के साथ, ट्विंकलिंग लाइट्स के साथ, पर मतलब कुछ मिसिंग था. ठीक है, उस सारे में कुछ मिसिंग था. वो क्या मिसिंग था कि वहाँ पे कोई भी गिफ्ट्स नहीं थे, ना ही तो उनके पेरेंट्स की तरफ से, ना ही सेंटा की तरफ से. ठीक है, तो चिल्ड्रन जब ट्री की तरफ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें 2 स्मॉल एनवलप्स मिले हैं. ठीक है, उनके ट्री के नीचे 2 स्मॉल एनवलप्स थे. तो जब उन्होंने उस एनवलप को देखा तो उन पे उन दोनों के नेम लिखे थे. ठीक है, सो दे गॉट डाउन ऑन देयर हैंड्स एंड नीज एंड क्रॉल्ड अराउंड द ट्री होपिंग टू फाइंड अ हिडन गिफ्ट दे हैव मिस्ड. हाउएवर दे फाउंड नथिंग. There were only 2 wild envelopes. To their surprise, each small envelope held a computer-printed invitation entitling them to travel to Antarctica. तो फिर उन्होंने क्या किया, वो अपने मतलब नीज पे हो गए, वो क्रॉल करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिला ही होगा. पर जब उन्हें कुछ गिफ्ट नहीं मिला और उन्होंने एनवलप को खोल कर देखा तो उन्हें मतलब उनके वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि उन एनवलप्स में ये लिखा था कि आपको एंटार्क्टिका को ट्रैवल करने का इन्विटेशन दिया जाता है. ठीक है, मतलब आप एंटार्क्टिका को ट्रैवल करो, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं. ओके, सो दिस वाज अ रियली वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर them. ठीक है, so our second is that pick out the expressions in the text which tell us that the children could not believe their eyes. तो अभी हमने सेकंड में बताना है, बी पार्ट में बताना है कि आपको ऐसे एक्सप्रेशंस मतलब ऐसे कुछ हैरानीजनक वर्ड्स पिक करने हैं जिनसे ये सजेस्ट होता है कि जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था. दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज व्हेन दे गॉट द एनवलप्स. सो यहाँ पे वो एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं, आर वी हेल्यूसिनेटिंग, कि क्या हम सपना देख रहे हैं, एंटार्क्टिका, आर दे किडिंग अस, कि हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है. ठीक है, सो दीज वर ऑल द एक्सप्रेशंस दैट प्रूव दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट बिलीव देयर आइज. द थर्ड वन इज दैट द नैरेटर रेफर्स टू द एंटार्क्टिका एज अ फैबल्ड कॉन्टिनेंट. कि जो नैरेटर है या फिर जो भी ऑथर है वो क्या बोलता है, एंटार्क्टिका दो फैबल्ड कॉन्टिनेंट. सो व्हाट आर द फैबल्स दैट द चिल्ड्रन हैड हर्ड एंड रीड अबाउट बिफोर दे गॉट द इन्विटेशन. तो कौन सी फैबल्स मतलब कौन सी अफवाहें वगैरह या फिर कौन सी ऐसी जानकारी है जो उन्हें मिली जब वो एंटार्क्टिका जाने वाले थे, मतलब उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन पता थी एंटार्क्टिका के बारे में जब उन्हें इन्विटेशंस मिले. ठीक है, सो अमंग व्हाट द चिल्ड्रन हैड रीड अबाउट एंटार्क्टिका इन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स, कि चिल्ड्रंस ने जितना ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था उन्हें ये पता था कि इट वॉज लिस्टेड एज द 7th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. कि जो एंटार्क्टिका है वो 7th कॉन्टिनेंट था वर्ल्ड का, लार्जली अनएक्सप्लोर्ड, मतलब उसको ज़्यादातर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था. एंड इट इज़ कवर्ड इन आइस एंड स्नो ऑल ईयर राउंड. ठीक है, वो ज़्यादातर स्नो एंड आइस में कवर रहता है पूरे साल. एंड वो मतलब उसके आसपास बहुत ही बड़े बड़े बर्फ़ के कैंसे के टुकड़े हैं, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं. देन वहाँ पे क्या है, लिटिल पेंगुइन्स है जो किसकी तरह दिखते हैं, क्यूट बटलर्स की तरह दिखते हैं अपने ब्लैक एंड वाइट प्लमेज में. एंड इट्स एंशियंट नेम ऑफ टेरा इंकॉग्नेटा, द अननोन लैंड. अभी टेरा इंकॉग्नेटा, मेन पॉइंट पे आते हैं. टेरा इंकॉग्नेटा क्यों बोला जाता है एंटार्क्टिका को, क्योंकि इसका मतलब होता है अननोन लैंड. ठीक है, मतलब जिसको कोई भी नहीं जानता, जिस लैंड को अभी तक एक्सप्लोर पूरा नहीं किया गया है. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लार्जली अनएक्सप्लोर्ड, सो दैट इज़ वाई एंटार्क्टिका इज कॉल्ड द टेरा इंकॉग्नेटा. सो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक दैट एंटार्क्टिका वाज नेम्ड टेरा इंकॉग्नेटा, कि एंटार्क्टिका को टेरा इंकॉग्नेटा क्यों बोला जाता है. तो बेसिकली जो एंटार्क्टिका का एंशियंट नेम था, और यू कैन से कि
अंटार्कटिका का थोड़ा सा पुराना नेम था वो था टेरा इनकॉग्निटा, द अननोन लैंड। टेरा इनकॉग्निटा का क्या मतलब है? द अननोन लैंड, ठीक है। बिकॉज द कॉन्टिनेंट वॉज लार्जली अननोन, यहाँ पे भी वही लिखा गया है क्योंकि जो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अननोन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड था। फ्रोजन एंड इन फारवे प्लेसेस, वो बहुत ही ज़्यादा दूर भी था एंड पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। वन हैड टू कंकर स्टॉमी सीज एंड डिस्कवर द अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ द लैंड, कि अगर किसी को भी उसे एक्सप्लोर करना है तो उसे मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर उसे उस लैंड तक या फिर टेरा इनकॉग्निटा और अंटार्कटिका तक पहुंचना है, ठीक है। सो द चिल्ड्रन फर्दर फाउंड दैट दे वुड हैव टू ट्रैवर्स द वर्ल्ड मोस्ट वायलेंट सीज एंड स्किम पास येट अननेम्ड आइलैंड्स टू रीच द मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। तो फिर चिल्ड्रंस ने क्या देखा कि उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा वायलेंट सीज का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊँची लहरें उठती हैं, ठीक है, उन चीज़ का सामना करना पड़ेगा। देन उन्हें मतलब बहुत सारे अननेम्ड आइलैंड्स के पास से गुजरना पड़ेगा ताकि वो अंटार्कटिका के मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकें, ठीक है। सो अवर ई पार्ट इज दैट द ड्रेक पैसेज इज सेड टू बी द मेन रीज़न वाई अंटार्कटिका वाज नॉट डिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जो ड्रेक पैसेज है उसको मतलब मेन रीज़न बोला जाता है जिसकी वजह से अंटार्कटिका को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जो सी फारर्स और यू कैन से कि जो सी पे ट्रैवल करते हैं उन्हें फेस करने को मिलती थी जब वो ड्रेक पैसेज को ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द ड्रेक पैसेज इज द प्रिंसिपल रीजन वाई द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका वाज नॉट डिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जो ड्रेक पैसेज है वही था एक मतलब मेन रीज़न था जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट है उसको अच्छी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया था, ठीक है। सी फारिंग एक्सप्लोरर्स एंड करेजियस कैप्टन्स कुड नॉट गेट अक्रॉस इट, कि मतलब जो सी फारिंग एक्सप्लोरर्स भी थे या फिर जो भी करेजियस कैप्टन्स थे वो भी उसके पार नहीं जा पाते थे और ना ही उसके मतलब आइज़ को भेद पाते थे और यू कैन से कि वो उसको पार ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। सो ओकेजनली द ड्रेक लेक हैड लो विंड्स एंड काम वाटर्स, कि क्या होता था जो ड्रेक लेक होता था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा लो वाटर में रहता था ज़्यादातर, ठीक है। ओकेजनली का क्या मतलब होता है? ओकेजनली मतलब बहुत ही कम समय ऐसा आता था जब मतलब ड्रेक लेक जो था उसमें लो विंड्स होती थी एंड उसका जो वाटर होता था शांत होता था। बट मैनी अ टाइम मतलब ज़्यादातर क्या रहता था जो पीपल एक्सपीरियंस करते थे ड्रेक शेक को। ड्रेक शेक का मतलब कि पूरी तरह हिला के रख देता था ये जो ड्रेक लेक है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊँची ऊँची लहरें उठती थी, अनलीशिंग ऑल द फ्यूरी ऑफ द elements. So the water are so dangerous that even the most experienced sailors fear to cross it, कि वो इतना ज़्यादा dangerous है कि सबसे ज़्यादा जो experienced sailors हैं, ठीक है, वो भी उसे पार करने से डरते थे। एंड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है चाहे उसमें जितनी भी एडवांसमेंट आ जाए फिर भी ड्रेक जो था शिप्स को नहीं छोड़ता था और यू कैन से कि फिर भी जो शिप्स हैं उनको ड्रेक शेक का सामना करना पड़ता था। सो वाई इज़ अंटार्कटिक कन्वर्जेंस सो कॉल्ड, के अंटार्कटिक कन्वर्जेंस को ऐसे नाम से क्यों बुलाया जाता है? सो द वाटर ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस चर्न अराउंड अंटार्कटिक इन अ विंडी फ्यूरी, दिस इज नोन एज द अंटार्कटिक कन्वर्जेंस, कि जो अटलांटिक है एंड पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, चर्न मतलब एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। यू कैन से कि अंटार्कटिका इन अ विंडी फ्यूरी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, इसलिए इसे अंटार्कटिक कन्वर्जेंस बोला जाता है। तो हमें जी पार्ट में पूछा गया है कि वॉज दिस देयर फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय द शिप टू एंटर द ड्रेक पैसेज, कि क्या ये उनका पहला अटेम्प्ट था, उनकी पहली कोशिश थी जिससे वो ड्रेक पैसेज में एंटर कर रहे थे? हाउ कैन यू टेल, आप ये कैसे बोल सकते हो? नो, दैट अ प्रीवियस ब्रीफ इनकाउंटर विद द ड्रेक बट इट हैड नॉट प्रिपेयर देम फॉर द शेकी शेक्स, कि उनको मतलब पहले भी ये मतलब यू कैन से कि ब्रीफ इनकाउंटर हो चुका था बट अब दोबारा तूफान उठ रहा था, इसीलिए वो अभी भी प्रिपेयर नहीं थे उन शेक्स के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेक शेक्स। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ लाइक क्वाइट बिग बट हम लोग इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द बिग ड्रेक शेक ऑन द नैरेटर्स एंड देयर पेरेंट्स, कि कौन से मतलब बिग ड्रेक शेक और यू कैन से कि ड्रेक लेक ने उन पे क्या इफेक्ट छोड़े थे द नैरेटर ऑर्थर और उसके पेरेंट्स पे, ठीक है। तो द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स हैड नॉट एक्सपेक्टेड द फुल विंड ऑफ 90 नॉट्स दैट हिट देम विद अराउंड 2 in the morning, कि जो चिल्ड्रन थे या फिर पेरेंट्स थे वो मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उन मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के लिए। अराउंड 90 नॉट्स, 90 नॉट्स मतलब नॉट्स क्या होता है? एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही होता है जिससे हवा को मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड विद 30 मीटर हाई वेव्स क्रैशिंग इनटू इट, कि 30 मीटर तक हाई वेव्स थी, ठीक है। जो शिप थी वो मतलब रॉक कर रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ रॉक कर रही थी कि वो मतलब ब्रेकफास्ट भी
दूसरी सुबह नहीं खा पा रहे थे, ठीक है। दे स्टेड इन देयर कैबिन एंड क्लंग टू देयर बर्ड्स, बर्ड्स मतलब जो भी बेड्स लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे, तो मतलब वो अगले दिन भी अपने कैबिन्स में ही रहे एंड अपने बेड से चिपके रहे, ठीक है। द विशियस सीजन, स्क्रीमिंग विंड्स ऑल कन्वर्ज टू पुट देम टू द ब्रेक टेक शेक। दे वर अफ्रेड टू लेट गो ऑफ द साइड रेल्स फॉर फेयरिंग बीइंग पिच्ड आउट ऑन द फ्लोर, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि अगर वो अपने बर्थ को या फिर अपने बेड्स को छोड़ देंगे तो मतलब ड्रेक शेक उनको पूरी तरह हिला के फर्स्ट फ्लोर पे ही पटक देगा, ठीक है। दे हैड टेकन सी सिकनेस पिल, सी सिकनेस में क्या होता है, आपको उल्टियाँ लगती है, ठीक है, सी की हिलजुल की वजह से। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उन्होंने मतलब सी सिकनेस की पिल्स ले रखी थी एंड उनके पास मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो सिकनेस के बारे में सोच सकें। एट सम पॉइंट दे गेव अप ट्राइंग टू स्लीप एंड जस्ट कंसंट्रेटेड ऑन कीपिंग देमसेल्व्स ऑन द बर्थ। मतलब एक ऐसा भी पॉइंट आया जब वो सो भी नहीं पा रहे थे एंड वो मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, बस कि हम लोग इस ड्रेक शेक से बच जाएं। बाय द टाइम दे हैड क्रॉस द ड्रेक ओवर द नेक्स्ट 2 days दे एंडेड अप विद स्किन बर्न्स एंड स्ट्रेन्ड मसल्स, कि जब भी ड्रेक शेक खत्म हो गया था एंड वो ड्रेक को पार कर गए थे तो क्या हुआ था, मतलब उनके स्किन पे बर्न्स आ गए थे और यू कैन से छाले वगैरह हो गए थे, ठीक है। स्ट्रेन्ड मसल्स, उनकी नसें वगैरह पूरी खिंच गई थी और यू कैन से स्लाइडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द बर्ड टू अनदर, मतलब उनको चक्कर आ रहे थे एंड उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो ड्रामेटिक पिक्चर्स ले सकें। द शिप्स वो क्रैशिंग थ्रू माउंटेन वेव्स, बट आफ्टर अ फर्स्ट व्यू दैट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। जस्ट गेटिंग फ्रॉम द बंक्स टू द बाथरूम वाज वेरी रिस्की बिजनेस, कि मतलब अपने बेड से बाथरूम तक जाना भी उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। देयर फादर वॉज थ्रोन क्लियर अक्रॉस द कैबिन वंस एंड वॉज लकी नॉट टू हैव क्रैक्ड ओपन हिज हेड, कि उनके जो फादर थे, नरेटर के फादर थे, मतलब वो लकी रहे कि वो अपना मतलब सर को मतलब क्रैक नहीं कर रहे थे जब वो जा रहे थे, जब वो चल रहे थे। दे हैड टू क्रॉल लाइक इंसेक्ट्स टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के लिए उन्हें इंसेक्ट्स की तरह चल के जाना पड़ रहा था, क्रॉल करके जाना पड़ रहा था। एंड द क्रॉसिंग ऑफ द ड्रेक वॉज अ नेल बाइटिंग हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस। नेल बाइटिंग मतलब हेयर बाइटिंग एंड हेयर रेजिंग एंड नेल बाइटिंग का क्या मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस एक्सपीरियंस था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। दे वर होलिंग विद जीरो विजिबिलिटी, मिस्ट एंड फॉग, नो सन, नो इनॉर्मस वेव्स, टॉसिंग एंड स्पिनिंग द शिप लाइक क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन, के मतलब उनका मतलब जो वॉशिंग मशीन में कपड़े होते हैं ना, उनकी तरह उनका हाल हो रखा था नरेटर एंड उनके पेरेंट्स का। इट हैड टेकन देम 2 full days and 2 nights टू गेट अक्रॉस द डे। मतलब आप लोग मान लो कि उनको पूरे 2 दिन लगे थे ड्रेक पैसेज को पार करने में। एंड ड्यूरिंग देयर 5th नाइट ऑन बोर्ड दे फेल्ट द टचिंग ऑफ शिप सबसाइड एंड सैंक थैंकफुली इन द लॉन्ग अवेटेड स्लीप ऑफ एग्जॉशन, कि जब 5th नाइट को, मतलब जब वो 5th नाइट थे शिप पे, तो जब वो ड्रेक शेक को पूरी तरह से पार कर गए थे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा सोए, बिकॉज उनको मतलब बहुत ज़्यादा वो शुक्र मना रहे थे कि हम लोग ड्रेक शेक से बच गए, ठीक है। सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन दे रीच्ड एंटार्क्टिका देयर फर्स्ट इमोशंस वर ऑफ रिलीफ एंड ग्रेटिट्यूड, एक्सप्लेन व्हाई। कि जब वो एंटार्क्टिका पे पहुंच गए तो उनका मतलब क्या था, रिलीफ एंड ग्रैटिट्यूड का जो उनके इमोशंस थे वो क्यों अक्कर हो रहे थे, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन दे वोक अप इन 1 in the morning टू फाइंड दैट दे हैड क्रॉस द ड्रेक एंड वर इन एंटार्क्टिका दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी, कि जब वो सुबह के 1 बजे उठे एंड उन्हें पता चला कि वो ड्रेक को पार कर चुके हैं एंड वो एंटार्क्टिका तक पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जो स्मॉल आइसबर्ग्स थे वो फ्लोट कर रहे थे, ठीक है, शिप के अराउंड, एंड वाइल वन लार्ज ट्यूबुलर बर्ग ले लेजिली ऑन द राइट साइड। दे हैड ब्रेकफास्ट एंड फॉर ग्रेटफुल टू बी अलाइव, मतलब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मतलब बहुत ही खुश थे कि हम भाई बच गए, ठीक है, हम जिंदा हैं, एंड टू बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट विदाउट बीइंग नॉक डाउन। एंड वो ये भी शुक्र मना रहे थे कि हम कम से कम स्ट्रेट खड़े तो हो सकते हैं, मतलब ड्रेक शिप ने तो हमें पूरा हिला दिया था, ठीक है। द स्टॉर्मी क्रॉसिंग वॉज एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर, जो उनकी स्टॉर्मी क्रॉसिंग थी वो मतलब एक पूरी तरह एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो वो कभी नहीं भूल सकते थे। द वेदर हैड ईज्ड एंड द रोलिंग ऑफ द शिप वॉज ऑलमोस्ट प्लेजेंट देन, कि जो वेदर था तो वो थोड़ा सा शांत हो गया था एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मतलब पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, लाइक अ कंफर्टेबल रॉकिंग चेयर। ओके, सो दीज वर आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.